नमस्ते दोस्तों। 9th क्लास की विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3 है परमाणु एवं अणु। इसके अंदर दो टॉपिक हैं, एक तो परमाणु के बारे में, एक है अणु के बारे में। वैसे परमाणु के बारे में बताने के लिए अनेक प्रकार की वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया और समझाया भी सही। भारत के वैज्ञानिक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है भारतीय वैज्ञानिक के रूप महर्षि कणाद ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो परमाणु हैं वह होता है, किस प्रकार से ये मिलकर बना होता है। यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकोदा कात्यायन ने भी इस मत को विस्तृत रूप से समझाया था। कहा है कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जिन्हें हम द्रव्य को भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। द्रव्य के रूप में हम बात करते हैं तो यहाँ पर द्रव्य यानी पदार्थ की तीन अवस्था आती है, ठोस, द्रव और गैस। तो इन्होंने एक प्रकार से बताया कि कोई पदार्थ होता है वह संयुक्त रूप से मिलकर बना होता है, ये बताया था पकोदा कात्यायान ने। तो यहाँ पर पकोदा कात्यायान जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक प्रकार से इसके बारे में समझाया था कि किस प्रकार से जो है परमाणु मिलकर बना होता है और वह एक प्रकार से संयुक्त रूप में पाया जाता है। महर्षि कणाद भी थे तो इसने इस प्रकार से ये बताया था। तो भारतीय दार्शनिक के रूप में यहाँ पर जो बताने वाले वैज्ञानिक थे एक तो महर्षि कणाद थे और एक कौन थे, पकोदा कात्यायान। इन पकोदा कात्यायान ने परमाणु के बारे में बताया था। उसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर जो है वैज्ञानिक के रूप में यानी जो ग्रीक दार्शनिक हुए थे उस ग्रीक दार्शनिक के रूप में परमाणु के बारे में उन्होंने बताया। तो यहाँ पर परमाणु के बारे में बताने के लिए जो ग्रीक दार्शनिक थे वो थे यहाँ पर ग्रीक दार्शनिक के रूप में डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कण कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। यानी प्रायोगिक कार्य करने के लिए यानी प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंट करने से जितने भी वैज्ञानिक थे इन सभी वैज्ञानिकों ने एक प्रकार से क्या करा, एक प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत किए थे। जैसे यहाँ पर हम बात करते थे किसकी, ग्रीक दार्शनिक की बात कर रहे हैं तो उन्होंने उसी प्रकार से महर्षि कणाद थे और पकोदा कात्यायन। इन सभी वैज्ञानिकों ने प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत किए कि हाँ वास्तव में परमाणु ऐसा होता है, परमाणु वैसा होता है, लेकिन किसी भी वैज्ञानिकों ने इनके एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के बारे में नहीं समझाया। और 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिक के बीच के भेद को समझा था। स्वाभाविक रूप से पता करने के इच्छुक हुए कि परमाणु क्या हैं, तत्व क्या हैं, यौगिक क्या हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं तत्वों की और यौगिक के बीच को भेद समझा, स्वाभाविक रूप से पता करने के इच्छुक कैसे होते हैं। उसी प्रकार से इनको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने के लिए कि तत्व परमाणु परस्पर सहयोग क्यों करते हैं, ऐसा क्या होता है कि उसको सहयोग करना पड़ता है। परमाणु के रूप में यौगिक क्या हैं, अणु क्या हैं, इनको समझाने के लिए यहाँ पर जो वैज्ञानिक आए वो वैज्ञानिक कौन थे। यहाँ पर वैज्ञानिक आत्वयल लवाजी ने रसायन संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को प्रतिपादित किया जिन्हें रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। जो यहाँ पर जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, इसको प्रयोगों को समझाने के लिए जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस प्रकार से समझा कि वास्तव में परमाणु अणु आपस में क्यों अभिक्रिया करते हैं और क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर जो नियम इसका प्रतिपादन किया रसायन संयोजन के नियम को इन्होंने बताया। और रसायन संयोजन के नियम को समझाने के लिए यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो वैज्ञानिक हैं लवाजी एवं जोसेफ एल फ्राउस्ट ने प्रायोगिक कार्य किए थे। रसायन संयोजन के वास्तव में ऐसा क्यों होता है, प्रयोग करने पर क्यों इस प्रकार से इनका जो है नया पदार्थ का निर्माण होता है या नहीं होता है। तो इसके रसायन संयोजन के नियम को समझाने के लिए इसने दो नियम प्रतिपादित किए। जो दो नियम थे वो पहला जो इसके नियम की हम बात करते हैं, पहला नियम ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इन्होंने क्या बताया कि किस प्रकार से यौगिक का जो वेट है वो किस प्रकार से एक जैसा रहता है, रासायनिक विक्रिया होती फिर भी वो चेंज नहीं होती, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने समझाया। यहाँ पर एक्स और वाई जो हैं युगल लिए थे। एक्स के रूप में यहाँ पर कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और लेड यहाँ पर इन्होंने लिए थे। वाई युगल के लिए सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड इस प्रकार से लिए और इन सभी को लेकर 10 ml जल में इनको तैयार किया था। तैयार करने के बाद इन्होंने एक प्रकार से प्रयोग के माध्यम से उसको समझाया। यहाँ पर जो इस प्रयोग को हम देखते हैं तो इस प्रयोग में एक शंक्वाकार फ्लास्क लिया और शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर शंक्वाकार फ्लास्क दे रखा है। इस शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर इन्होंने यहाँ एक छोटी फ्रग नली इसमें लगाई है और जो छोटी फ्रग नली है इसके अंदर एक्स युगल का विलेन इसमें लिया था और जो यहाँ पर जो फ्लास्क है इसके अंदर वाई युगल का विलेन इन्होंने लिया था। इन दोनों ने यहाँ पर जो है इनमें आपस में पदार्थ लेकर इन्होंने ये प्रकार से ये प्रयोग को समझाया था। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की हम इसकी बात करते हैं कि जैसे छोटी फ्रग नली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क में एक मुख पर कॉर्क चित्र 3.1 में इसमें दर्शा रखा है, उसके हिसाब से इसमें प्रयोग के माध्यम से इसको समझाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट दे रखा है अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तोड़ लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए, एक से वाई विलय परस्पर मिश्रित हो जाए। तो यहाँ पर जो ये दोनों इस प्रकार से सावधानीपूर्वक इसमें दे रखा है। छोटी फ्रग नली को इसमें लगाते हैं, फ्लास्क के अंदर डोरी से इसको बांधते ऊपर कॉर्क लगाते हैं और इनको एक प्रकार से इसमें ऐसे इस सावधानीपूर्वक इसको रखते हैं और इनका वेट ज्ञात करते हैं। वेट ज्ञात करने पर शंक्वाकार फ्लास्क में क्या विक्रिया हुई है, क्या आप सोचते हैं कोई रासायनिक विक्रिया हुई है? फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क द्रव्यमान अंतर्वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है? तो फ्लास्क जो है इसमें कॉर्क इसलिए लगाते हैं ताकि जो है कोई भी रासायनिक विक्रिया हो तो वो मतलब बाहर नहीं निकले। और यहाँ पर जो भी रासायनिक विक्रिया होती हैं तो वो रासायनिक विक्रिया होने पर नया पदार्थ बनता है। इस बारे में यहाँ पर उन्होंने समझाया था। द्रव्यमान संरक्षण जो है यहाँ पर नियम के अनुसार किसी रासायनिक विक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न विनाश किया जा सकता है। यानी जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है यही कहता है कि पदार्थ न तो द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं न उसका विनाश कर सकते हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दूसरा नियम इन्होंने दिया था एक प्रकार स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम देने के लिए यहाँ पर जो है एक प्रकार समझाया इन्होंने किस प्रकार से जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम रहता है और कार्य करता है। तो लवाजे और वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी एक प्रकार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताने के लिए इन्होंने इस प्रकार से प्रयोग के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार से कोई भी जो है यौगिक हैं वो किस प्रकार से मिलकर बना होता है, क्या कार्य करता है, किस प्रकार से इनके अनुपात निश्चित रहता है, उसने इस प्रकार से समझाया था। तो यौगिक यहाँ पर जो है यौगिक को समझाने के लिए इन्होंने जो है यहाँ पर इसको लिया। यौगिक में इस प्रकार तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। जिसे हम बात करते हैं यहाँ पर यौगिक जल में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। तो 1:8 कैसे होता है कि जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर जो इसका जो है क्या होता है परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, लेकिन द्रव्यमान इसका कितना होता है 2 होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो 8 होता है लेकिन द्रव्यमान इसका 16 होता है। 2 से एक प्रकार से एक बार इसको करते हैं और 8 को इस प्रकार से इसको निकालते हैं। तो इसका जो अनुपात कितना है 1:8 आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो दे रखा है वो कितना है 1:8 है। चाहे जल का स्रोत कोई सा भी हो, अब जल के स्रोत की हम बात करें चाहे नल हो, उसी प्रकार जो है नदी का है, तालाब का, कुंड, बावड़ी किसी का, लेकिन अनुपात इसका क्या रहता है 1:8 ही रहता है। इस प्रकार से इनके अनुपात को अगर हम टोटल करते तो 1:8 जो है तो इसका जो 1:8 का रेशो है वो 9 ग्राम के अंतर्गत जल का आता है। यहाँ पर जो हम बात करते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है। इस प्रकार अमोनिया है, नाइट्रोजन NH3 है में नाइट्रोजन या हाइड्रोजन द्रव्यमान का अनुपात के अनुसार सदैव 14:3 अनुपात में विद्यमान होता है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुआ हो अथवा किसी भी स्रोत से लिया गया हो। जिससे हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर अमोनिया दे रखा है। अमोनिया जो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है लेकिन इसका अनुपात कितना होता है 14 होता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होता है 3 होता है। 14 अनुपात यहाँ पर दो रखा है 3। तो इसलिए अमोनिया कहीं से हम प्राप्त करें लेकिन जो इसका अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा 14:3 ही रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनको समझाया था और समझा कर इन्हें किस प्रकार से हम जो हैं यहाँ पर
इसके स्तर अनुपात के नियम को हम समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लवाजे प्राउस्ट ने इस नियम को समझाया था। आगे हम बात करते हैं इसके जो हैं, प्राउस्ट ने किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्तर अनुपात का नियम, ये जो दोनों नियम है ये रसायन संयोजन के नियम है। तो आज हमने परमाणु क्या होता है उसके बारे में समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। भारतीय ग्रीक दार्शनिक कहते हैं और ग्रीक दार्शनिक कहते हैं, उन्होंने प्रकार से बताया था। भारतीय दार्शनिक के रूप में यहाँ पर महर्षि कणाद और पकोदा का त्याम थे। ग्रीक दार्शनिक के रूप में यहाँ पर जो हैं समझाने के लिए जो हैं ये लवाजे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। आगे हम जो अगले वीडियो में मिलेंगे।